हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद नाजिम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारा क्या पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने ब्रेक डाउन किया इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो मतलब किससे रिलेटेड है? हमारा चार्ज से रिलेटेड है। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज एट रेस्ट। तो जब भी हम क्या करेंगे, चार्ज हमारा रेस्ट में है और उसकी हम स्टडी करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा। अब चार्ज को समझने, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हमें क्या समझना है, चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, या फिर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन हम समझे तो दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या होगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की। ठीक है, अब ये जो चार्ज जो है वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज की, हमारी क्या है कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है हमारा क्या है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, चार्ज जो है एसोसिएटेड होगा मास। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, ठीक है, तो मास जरूर होगा, लेकिन उल्टा नहीं है, उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर मास है तो चार्ज जरूरी नहीं चार्ज हो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे हमारे सवाल आते हैं, जो हमारा मतलब बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज। तो इसको समझने से पहले ये हमारा क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, या तो मैं क्या कर दूं, उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लूं या फिर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो उस पर बॉडी के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं उसे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है तो कैसे आएगा, या तो हम एक्सिस में इलेक्ट्रॉन दे दें या फिर डिफिशिएंसी कर दें। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या करें। अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज देना है, ठीक है, तो क्या देगा, मैंने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1000 दे दिया। ठीक है, तो या फिर मैं किसी बॉडी से लेना तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5000 ले लिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम किसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में दे रहे हैं। ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया या फिर दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, इलेक्ट्रॉन चार्ज के मल्टीपल में होगा। तो Q बराबर प्लस माइनस एन और E की वैल्यू जो होती है हमारी 1.6 10⁻19 कूलम। क्यों क्या होगा, किसी बॉडी ऊपर चार्ज होगा, ये हमें दे रखा होगा और N हमें निकालना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, चार्ज इज कंजर्व। कहने का मतलब क्या है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस खाली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, तो जितना चार्ज पहले है उतना ही रहेगा। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब कहने का मतलब क्या है, चार्ज हमारा इनवेरिएंट है। तो चार्ज जो है किसी बॉडी पे वो चेंज नहीं होगा, चाहे उसकी कितनी भी स्पीड हो बॉडी की हमारे। ठीक है, ये तो सब हमारा था ओवरव्यू। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है हमारे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमारा क्या कहता है, मान लो हमारे 2 पॉइंट चार्जेस है। अगर मैंने मान लिया भाई 2 पॉइंट चार्ज मैंने पॉजिटिव माने, ठीक है, तो ये Q1 जो होगा Q2 को फोर्स लगाया, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, और Q2 जो होगा Q1 फोर्स किधर लगाएगा, ये लगा। अब ये जो फोर्स लगा रहा है ना, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो फोर्स जो होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, फोर्स जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के, जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2, मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब इसके बीच में जो डिस्टेंस हमारी आ रही है R, तो जो फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात हमें किसने बताई, कूलम से बोला, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब ये 2 बातें हैं, जब मैं इन 2 को कंबाइन करूंगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जो फोर्स जो होगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन
हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है हमारा प्रोपोर्शनलिटी का वो क्या है, स्मॉल के। तो स्मॉल के की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स, ये हमारी वैल्यू होती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये स्मॉल के जो होता है इसको मैं ऐसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है हमारी फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी 8.85 10⁻² कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एक तरीके का हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब ये जो है हमारा कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। कूलम्स लॉ हमारा क्या कह रहा था कि अगर दो हमारे चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2, ठीक है, तो उनके बीच में जो हमारी फोर्स जो होगी वो हमारी क्या होगी, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जो बीच में डिस्टेंस रखी उसके स्क्वायर की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। यही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ। और इसका हमें फॉर्मूला याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब बस हमें इसमें एक बात और याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि जो फोर्स लगेगी ना तो वो क्या लगेगी, लाइन ज्वाइनिंग लगेगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, जिस इन मीडियम। अब जैसे कि जो चार्ज जो है अगर हमारा किसी मीडियम में रखा है, वाटर में रखा है, ठीक है, तब जो होगा हमारा फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो हमें मालूम है जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था वो हमारा क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो चार्जेस अगर हमने रखा किसी मीडियम में रखा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाता है, K आ जाता है। अब K जो है, K जो होता है वो हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो K जो होगा या फिर इसको एप्सिलॉन R भी लिखते हैं। अब जो एप्सिलॉन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट और K या फिर एप्सिलॉन R रिलेटिव। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है, परमिटिविटी होती है मीडियम की, ठीक है। ये हमारा कि जब हमारा मीडियम में हमने चार्जेस को रखा तो फोर्स का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन K की जगह पे एप्सिलॉन भी रख सकते हैं। तो हमारा फोर्सेस जो होगा, अगर हम डायरेक्ट हम समझाएं कि फोर्स जो होगा मीडियम में वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। अब मान लो कि हमारे 2 पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है, तब हमने फोर्स निकाल लिया। अब मान लो 2 से क्या है, ज्यादा है, तब हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से क्या जाएगा, ये मान लो हमारा कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये Q2, ये Q3। तो क्या होगा, ये Q1 चार्ज जो है इस Q पे क्या फोर्स लगाएगा, तो क्या लगाएगा, इधर को लगाएगा। ये R1 डिस्टेंस मान लो, ये R2, ये R3 और ये R है, इधर लगाएगा, इधर को लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। ऐसे Q2 जो है इस Q पे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है। ऐसे Q3 लगाया, इधर लगाएगा, ये लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इसलिए है पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी फोर्स नेट जो होगी Q पे, कैपिटल Q पे, वो हमारा क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब इन दो चार्ज, इसके द्वारा फोर्स, इसके द्वारा फोर्स, इस पे, इसके द्वारा इस पे, इन सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो F नेट जो होगा वो हमारा क्या जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा कारण भी ये है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन अ चार्ज बाय अनदर चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये Q1 इस Q पे जो फोर्स लगाएगा ना, तो वो क्या होगी, वो फोर्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। किन से इंडिपेंडेंट होगी, Q2 Q3 Qn से। ये जो चार्जेस रखे हैं इनकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ फोर्स होगी, तो वो उनके क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो ये समझाने के लिए मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको लिखा था, ठीक है। अब हमें कंसेप्ट समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझना है, तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ये हमारा क्या है, एक स्पेस है, एक रीजन है किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड, ठीक है, जिसमें कोई दूसरा अगर चार्ज आ रहा है तो उस पे क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। अब
जैसे मान लो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कुछ क्या होगा, एक एरिया होगा, एक स्पेस होगा, रीजन होगा। अब मान लो इस एरिया या स्पेस में अगर मैं क्यू नॉट मान लो टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। तो यही क्या है, ये जो स्पेस है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ठीक है, किसी चार्ज के अराउंड, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हम जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, इस पे क्या हो रही है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम इसको समझे तो ये जो होगा वो हमारा क्या जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दो तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे होगा भाई, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फील्ड कैसे आई होगी, मान लो कि हमारा कोई एक चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से कोई फील्ड होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इस चार्ज की वजह से हमें फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे। तो हम क्या करा, हमने क्या करा, एक टी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज लेके आए, ठीक है। टेस्ट चार्ज होता है हमारा स्मॉल टेस्ट चार्ज लेके, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज लेके आए, ठीक है। मान लो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू नॉट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो कहां लगाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। और कैसे लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या लगाएगा, ये तो हमें कूलम्स लॉ के मालूम ही है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें मालूम है, हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पॉइंट पे। तो मैथमेटिकली हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी क्या होती है, F/Q0 होती है, टेस्ट चार्ज होती है। F हमारा क्या है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पे जो होगा फॉर्मूला निकल कर आएगा। ये हमारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, कि आर डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी हमारी कर्व होती हैं, जो हमारा क्या है, नॉर्मली, ये वर्ड जो है याद रखना है, जो हमारी स्टार्ट होती हैं नॉर्मली फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट्स होती हैं नॉर्मली एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेंगी, स्टार्ट होगी, और कैसे स्टार्ट होगी, नॉर्मली, ठीक है। और टर्मिनेट कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे, तो नॉर्मली टर्मिनेट होंगी, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इसकी एक डेफिनेशन और क्या है कि अगर कोई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो भाई जो हमारे टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा टेस्ट चार्ज मूव करेगा या फिर पॉइंट चार्ज जो मूव करेगा, वो हमारे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फ्लक्स के बारे में। ये हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज में से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड, और नेगेटिव में टर्मिनेट नॉर्मली इनवर्ड, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फ्लक्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है सही तरीके से। तो फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स और ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कोई भी हमारी सरफेस है, ठीक है, कोई भी हमारी सरफेस है, तो ये मान लो हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलनी चाहिए, नॉर्मली। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो जो चेंज नहीं हो रहा तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हमें मालूम है वेक्टर से डॉट क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और जब हमारा वेरिएबल होगा तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट क्या मतलब एक्सटर्नल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। तो
ये हमारा फॉर्मूला किस तरीके से आ रहा है, तो उसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, मान लो ये हमारी एक सरफेस है। ठीक है, अब इसमें से मैंने फ्लक्स का क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मली, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं जो फाई ई होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मान लो मैंने क्या करा, जो सरफेस है मैंने छोटी ले ली और एक सरफेस बड़ी ले ली। तो छोटी मेरी सरफेस है उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्या होंगी, कम पास होंगी एज कंपेयर टू बड़ी वाली। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। ठीक है, अब सरफेस को मैंने क्या करा, नॉर्मली परपेंडिकुलरली रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो इस केस में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री हो तो इस केस में क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा हमारा, मैक्सिमम है भाई। इस केस में क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम है। अब मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में, मैंने क्या करा, सरफेस को ऐसा कर दिया। तो इसका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है ऊपर। भाई एरिया वेक्टर क्या होता है, अब एरिया वेक्टर समझना, सबसे पहले वेक्टर समझो। वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के नॉर्मली। ठीक है, जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली। ठीक है, तो अब इसके बीच में एंगल क्या बनना है, 90 डिग्री। अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी पास ही नहीं होगी, तो थीटा जो हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री और फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, जो मेरा फ्लक्स है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है। जो फ्लक्स जो है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है। जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। अब देखो थीटा बराबर 0 डिग्री पे मैक्सिमम, थीटा बराबर 90 डिग्री पे फ्लक्स मिनिमम, मतलब 0। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, कॉस के ग्राफ में होता है, मतलब कॉस थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये जो थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो जब मैं इन तीनों इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, फाई ई प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारा क्या है, फ्लक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर चार्ज की हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। कूलम्स लॉ हमारा क्या होता है कि मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच, तो उन पे लगने वाला फोर्स जो होगा, अब फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, वो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से हमारे कूलम्स लॉ का, फिर मीडियम में हमने पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा थी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी नॉर्मली इनवर्ड। अब फ्लक्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा। फ्लक्स का कंसेप्ट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल सब हमें याद रखना है यहाँ पे। तो ई वेक्टर डॉट ए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी और जब वेरिएबल होगी तो ये होगी, और ये किस तरीके से आया हुआ है आपको समझाया। ठीक है, थैंक यू।